Who is the correct preposition? Use me! Use me! No! Use me! You're both wrong! Somebody save me! They're all confusing. To my all the wonderful students, आज की क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं 10 कंफ्यूजिंग पेयर्स और आज के बाद आपको इन 10 कंफ्यूजिंग पेयर्स में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम समझते हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं प्रेपोजिशन, इसमें दो वर्ड से बना है, पोजीशन को बताने वाला कोई वर्ड, और हम इसे इस तरीके से भी समझते हैं जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं हम उसे नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं तो उसका नाउन और प्रोनाउन का जो बाकी वर्ड्स के साथ रिलेशन बताता है वो होता है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई एम इन द रूम, तो अभी इस सेंटेंस में आई जो है वो है एक प्रोनाउन और वो इन बता रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ, इसके साथ रिलेशन बता रहा है, वेयर एम आई इन द रूम। तो इन जो है एक प्रेपोजिशन है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं प्रेपोजिशन को, नाउन और प्रोनाउन का बाकी वर्ड्स के साथ रिलेशन बताता है। टाइम भी बताता है और पोजीशन के सेंस में भी आता है। तो ये है, इसका मतलब है कि प्रेपोजिशन होता क्या है। अब हम बात करते हैं उन 10 कंफ्यूजिंग पेयर्स की जिसमें बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका यूज़ किस लिए करते हैं और इसका यूज़, क्योंकि ये सिमिलर दिखते हैं, क्या इनका यूज़ सिमिलर ही होता है। तो पहला पेयर जो है वो है ऑन और ऑन टू, ऑन एंड ऑन टू। अब ऑन और ऑन टू में डिफरेंस क्या है, तो ऑन का यूज़ हम किस लिए करते हैं और ऑन टू का, पहले हम इसे समझते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। तो ये है एक नोटबुक और इस पे रखा मैंने पेन। तो अभी मैं क्या बोलूँ, वेयर इज़ द पेन, पेन इज़ ऑन द नोटबुक, माई पेन इज़ ऑन द नोटबुक और दिस पेन इज़ ऑन द नोटबुक। पर ऑन टू फिर इससे कैसे डिफरेंस है, ऑन टू में क्या होता है, ऑन में हम सरफेस की बात कर रहे हैं, ये सरफेस पे है, ये हमें दिख रहा है, पर ऑन टू में कोई भी चीज़ जो होती है उसमें मूवमेंट होता है टू अ सरफेस, वो सरफेस की तरफ आ रही होती है, जैसे इस तरीके से ये। अब मैं बोल सकती हूँ आई थ्रू द पेन ऑन टू द नोटबुक, आई थ्रू द पेन ऑन टू द नोटबुक। ये जो इस तरीके से मूवमेंट में आ रहा है, और अगर मैं इसे ऐसे टेबल पे फेंकूँ तो आई कैन से आई थ्रू द पेन ऑन टू द टेबल। तो ये जो है मूवमेंट, ये देखिए, ये दिस इज ऑन टू, दिस इज ऑन टू एंड दिस इज ऑन। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑन जो यूज होता है वो होता है यूज सरफेस के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला द पेन इज ऑन द नोटबुक, क्योंकि वो सरफेस पे था। पर यहाँ पे जैसे हम ऑन टू का एग्जाम्पल लेते हैं तो ऑन टू में कोई चीज़ सरफेस पे नहीं है पर उसका मूवमेंट हो रहा है, वो जा रही है उसकी तरफ। सो हम इसे बोल सकते हैं मूवमेंट टू आ सरफेस, सरफेस की तरफ उसका मूवमेंट हो रहा है। जैसे कि इसमें होता है मूवमेंट टू अ सरफेस, ये सरफेस की तरफ जा रहा है। जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया था आपको, आई थ्रू द पेन ऑन टू द टेबल। तो ये है डिफरेंस ऑन और ऑन टू का। अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अपनी नेक्स्ट टू पेयर को, इन और इन टू।
इन और इनटू में क्या डिफरेंस है अब मैम? तो बहुत ही आसान है बच्चों। इन जैसे अभी मैं इस रूम के अंदर हूँ जो कि चारों तरफ से कवर है, सो आई कैन से आई एम इन द रूम, आई एम इनसाइड। कोई भी चीज़ ऑलरेडी इनसाइड है, पर इनटू उसी तरीके से आप कनेक्ट करें। इनटू में क्या हो रहा है? मूवमेंट टू इनसाइड। कोई चीज़ आउटसाइड से इनसाइड उसमें मूवमेंट हो रहा है। इमेजिन करो कि ये है एंट्री डोर और यहाँ से मैं आ रही हूँ, ये मैं आ रही हूँ, ठीक है, ये मूवमेंट चल रहा है, मैं चल के आ रही हूँ यहाँ पे। आई कैन से आई एम गोइंग इन टू द रूम, आई एम गोइंग इन टू द रूम। अब ये मैं आ गई यहाँ पे। नाउ आई विल से आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। अब मैं इनसाइड हूँ, पर जब ये बाहर से आउटसाइड टू इनसाइड ये मूवमेंट चल रहा है, आई एम जस्ट वॉकिंग लाइक दिस, देन आई एम गोइंग इन टू। अब मुझे यहाँ पे कोई मिला, कहाँ जा रहे हो? मैं बोलूँगी आई एम गोइंग इन टू द रूम, मैं रूम के अंदर जा रही हूँ। तो क्या समझ आया हमें? जो ऑन है वो होता है आप इनसाइड हो, लाइक जैसे मैंने बोला आई एम इन द रूम, ठीक है। पर इनटू में क्या हो रहा है? इनटू में क्या हो रहा है कि हमारा वो मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें होता है मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड टू इनसाइड। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग इनटू द रूम। तो ये है डिफरेंस। ये कोई भी चीज़ ऑलरेडी अंदर है, चारों तरफ से घिरी है। जैसे अभी मैंने ये आपको पेन सरफेस पे दिखाया था, अगर मैं ये इसके अंदर भी डाल दूँ या कोई बॉक्स हो एंड इट इज़, सो आई कैन से नाउ द पेन इज़ इन द नोटबुक। तो उसी तरीके से आई एम इन द रूम, जब मैं इनसाइड हूँ, पर जब वो मूवमेंट चल रहा है तो आई एम गोइंग इन टू द रूम। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ। अच्छा, इसको कई लोग बिहाइंड भी प्रोनाउंस करते हैं, तो क्या मैम वो गलत होता है? बिहाइंड इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन US, एंड बिहाइंड इज UK, बोथ आर करेक्ट। तो बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? बिहाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ बैक साइड में है। कोई चीज़ कहाँ है बच्चों? बैक साइड, मतलब हिंदी में हम इसे बोलते हैं पीछे। पीछे है कोई चीज़, और ये है इसके अपोजिट, कोई भी चीज़ जो है वो फ्रंट है, फ्रंट में है। मतलब फ्रंट में है मतलब या हम बोल सकते हैं सामने है, सामने है, ठीक है। कि मैंने हिंदी में लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो बैक साइड एंड फ्रंट में है। अभी ये मेरी बॉटल यहाँ पे फ्रंट में, अगर मैं ऐसे रखूँ, ये डायरी के फ्रंट में है, द बॉटल इज इन फ्रंट ऑफ द डायरी। ऐसे पीछे छुपा लूँ इसको, इट्स बिहाइंड, पीछे, ठीक है, इट्स बिहाइंड। और इस डिजिटल बोर्ड के पीछे वॉल है, द वॉल इज बिहाइंड द डिजिटल बोर्ड। और आई कैन से कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, यहाँ पे मेरे सामने है कैमरा, और आप लोग भी मेरे सामने बैठे हो, पढ़ रहे हो कैमरे के अंदर, यस। तो ये पीछे और सामने, पीछे सामने, इन फ्रंट बिहाइंड, इन फ्रंट बिहाइंड, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हो। जैसे द वॉल इज बिहाइंड द डिजिटल बोर्ड। साथ में आप लोग भी कुछ एग्जाम्पल लिखते रहिए, डिजिटल बोर्ड, अपनी नोटबुक में, जो भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ। सो यहाँ पे इसके पीछे है, तो उस तरीके से आप समझें। फ्रंट कैमरा, द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं,
द कैमरा इज इन फ्रंट ऑफ मी। जब आप किसी से गुस्सा हो जाते हो, आप ऐसे बोलते हो ना, डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। तो क्या मतलब होता है? मेरे सामने से चले जाओ, डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। कोई पीछे आपके खड़ा है, व्हाई आर यू स्टैंडिंग बिहाइंड मी। तो आप उसका मतलब कभी कभी हम ये यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, पर हम फिर भूल जाते हैं। तो ये पीछे, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ, और इन फ्रंट ऑफ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे भी देखना है कुछ, ऐसे देखते हो आप। तो ये होता है डिफरेंस पीछे एंड इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, बिसाइड और बिसाइड्स। एक ही डिफरेंस है दोनों में, जो कि है एक एस का, BESIDE बिसाइड एंड BESIDES बिसाइड्स। तो कई लोग इसे भी बिसाइड प्रोनाउंस करते हैं, पर वो गलत होता है, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है बच्चों? बिसाइड्स। क्या होती है? बिसाइड्स। अब इसमें मैम डिफरेंस क्या होता है? बिसाइड, बिसाइड्स। तो इसका मतलब क्या होता है? आइए एक थोड़ी सी क्रिएटिविटी करते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर ये समझिए, यहाँ पे है एक बहुत ही प्यारे से दो बच्चे, ठीक है। अब हम इनको दे देते हैं नाम। तो ये है सोनू और ये है मोनू, ठीक है। दोनों बैठे हुए हैं आसपास। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सोनू इज स्टैंडिंग बिसाइड मोनू, इवन मोनू इज ऑल्सो स्टैंडिंग बिसाइड सोनू। तो क्या मतलब होता है बिसाइड का? बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, और अगर आप इसे हिंदी में समझना चाहें, के बगल में, के बगल में, ठीक है, मतलब बगल में। अभी यहाँ पे ऐसे फोन, माई बॉटल इज बिसाइड माई फोन, इवन द फोन इज बिसाइड, ये बगल में, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई खड़ा होता तो मैं कह सकती थी ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी और शी इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, मतलब बगल में। जैसे ये सोनू इज स्टैंडिंग बिसाइड मोनू, सोनू इज स्टैंडिंग बिसाइड मोनू। कहाँ खड़ा है भाई सोनू? सोनू जो खड़ा है मोनू के बगल में खड़ा है। तो ये है बिसाइड का मतलब। अब बिसाइड्स क्या है? तो बिसाइड्स जो होता है उसको आप इस साइन से याद रखें। मैम इस साइन से कैसे याद रख सकते हैं? प्लस। तो ये यूज होता है इन एडिशन टू। कोई चीज तो आप कर ही रहे हो, पर उसके एडिशन में भी कुछ और भी चीज आप बताते हो कि अच्छा ये तो है ही, पर इसके अलावा। तो हम हिंदी में बोलते भी हैं, अगर हिंदी में यहाँ पे हम लिखना चाहें के अलावा, के अलावा, इन एडिशन, तभी मैंने ये प्लस का साइन दिया, इन एडिशन। तो अगर जैसे मैं बोलूँ कि इंग्लिश के अलावा, तो हिंदी में मुझे किसी को बताना है ऐसे, तो इंग्लिश के अलावा मुझे, अरे हिंदी के अलावा मुझे इंग्लिश और भोजपुरी भी आती है, तो मैं क्या बोलूँगी? बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश एंड भोजपुरी। तो उसके अलावा, इन एडिशन टू, मुझे इस चीज़ के अलावा मुझे ये भी पसंद है खाने में। आप बोलते हो डे टू डे लाइफ में मुझे चाय के अलावा कॉफ़ी भी पसंद है। सो बिसाइड्स टी आई लाइक कॉफ़ी ऑल्सो। बिसाइड्स गोलगप्पास आई लाइक दिस ऑल्सो। अच्छा, गोलगप्पे को वाटर बॉल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम खाने की चीज़ों को, कुछ जो चीज़ें होती हैं इंडियंस, उसे तो हम हिंदी में रखते हैं। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, बिसाइड्स गोलगप्पास आई लाइक नूडल्स ऑल्सो। तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हो इन एडिशन टू, कि इसके अलावा भाई मुझे ये भी पसंद है, ठीक है। जैसे मैंने बोला बिसाइड्स टी
आई लाइक कॉफ़ी ऑल्सो। वैसे तो मेरी चॉइस जो है फर्स्ट प्रेफरेंस इज टी। बाकी आप लोग भी बताना कितने लोगों को टी पसंद है। बिसाइड्स टी आई लाइक कॉफ़ी ऑल्सो। तो इसके अलावा और भी चीज़ें आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ बिसाइड्स, कई लोग 2-3 काम करते हैं, कई लोगों के प्रोफेशन में 1-2 नहीं, कुछ फ्रीलांसर जैसे काम करते हैं, तो वो बोल सकते हैं बिसाइड्स, लेट्स से बिसाइड्स टीचिंग आई डू दिस ऑल्सो। सो उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको लैंग्वेज वाला एग्जाम्पल दिया था, बिसाइड्स हिंदी आई नो इंग्लिश एंड भोजपुरी। अच्छा, आप लोग कितनी लैंग्वेज जानते हो? आप भी ऐसे लिख सकते हो कि बिसाइड्स दिस आई नो दिस दिस दिस। मे बी आप मेरे से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस जानते हो। ठीक है, तो ये होता है बिसाइड, नेक्स्ट टू, और ये होता है बिसाइड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट पेयर पे, जो है बिटवीन और अमंग। तो बिटवीन और अमंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो बिटवीन का जो यूज़ हम करते हैं वो हम करते हैं बच्चों सिर्फ 2 लोगों के लिए। जैसे ये प्यारे प्यारे 2 लोगों के बीच की बात हो रही है। ठीक है, 2 लोगों के बीच में आप कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप लोग बैठे हुए 2 लोगों के बीच में, वो पोजीशन के सेंस में भी यूज़ होगा। सो यूज़ फॉर 2 पीपल। ठीक है, पर अमंग जो होता है वो यूज़ होता है बहुत, 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 30,000 हो सकते हैं। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे कितने भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़ होता है यूज़ फॉर मोर देन 2, मोर देन 2। तो हम इसे यूज़ करते हैं, हम बिटवीन यूज़ करते हैं यूज़ फॉर 2 पीपल एंड यूज़ फॉर मोर देन 2। जैसे मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट द, ये दोनों वही हैं, देखो याद आए तुम्हें, हमारा सोनू और हमारा मोनू। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन, किसके बीच में? सोनू एंड मोनू। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन सोनू एंड मोनू। हमने बिटवीन का यूज़ क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे हम 2 लोगों की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों के बीच में स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो रही है। पर अगर उसी को मैं 30 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करूँ तो क्या मैं बिटवीन बोल सकती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन 30 पीपल? और अगर ये 5 भी हैं, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन देम, वो गलत हो जाएगा। हम अगर 2 से ज़्यादा लोगों की बात करें तब हमें क्या यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है अमंग का। अगर मुझे सेम चीज़ करनी है तो मैं यहाँ पे, ये 5 बच्चे हैं तो मैं यहाँ बोलूँगी अमंग, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स among these 5 students। ठीक है, among these 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये 5 होते हैं या 50 होते हैं या 500, 5000, कितने भी, पर हम अमंग का यूज़ करेंगे। पर 2 लोग हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गई इस तरीके की। एक और भी चीज़ है बिटवीन से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कि आप सब लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। अब यहाँ पे एक पोजीशन के सेंस में भी, जब बीच में 2 लोगों के बीच में कोई चीज़ रखी हुई है या हम खड़े हैं, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, कोई यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम स्टैंडिंग बिटवीन दिस पर्सन एंड द पर्सन हु इज़ हियर। तो वो भी सेंस होता है। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं,
चलो हमारे ये फेवरेट्स, और यहाँ पे कोई सामान रखा है, मान लो ये बुक है, देखो ये बुक है और ये है हमारा सोनू सर, मोनू साहब। तो बुक कहाँ पे है? द बुक इज बिटवीन सोनू एंड मोनू। ओके, तो बीच में रखी हुई है, ऐसे बोल सकते हैं द बुक इज बिटवीन सोनू एंड मोनू। तो क्योंकि ये दो चीज़ों के बीच में रखी हुई है ये बुक, तो हम इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। तो ये भी होता है एक बिटवीन का यूज़, हम इस तरीके से भी पोजीशन के लिए सेंटेंसेस बनाते हैं। और सेकंड, जब आप कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दो लोगों की बात हो रही है तब, और अमंग का दो से ज़्यादा के लिए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ओवर एंड अबव। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे ओवर और अबव दोनों का ही तो यूज़ होता है जब कोई भी चीज़ ऊपर हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है आखिर? हाँ, तो आप लोग राइट हो, दोनों का यूज़ होता है जब कोई भी चीज़ जो होती है वो होती है हायर पोजीशन पे। कहाँ पे होती है कोई भी चीज़? हायर पोजीशन पे, ठीक है। वो यूज़ होता है ओवर के साथ भी और वो यूज़ होता है अबव के साथ भी, ठीक है। अब ये तो ठीक है मैम, दोनों का यूज़, फिर हमें क्या ज़रूरत है दोनों की? फिर तो एक से ही काम हो जाएगा। देखो, अब दोनों का यूज़ हायर पोजीशन के लिए तो होता ही है, पर उसमें एक डिफरेंस है। अबव का यूज़ सिर्फ हायर पोजीशन के लिए होता है, पर ओवर का यूज़ इसके साथ साथ उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, ओवर में ये नीचे वाली चीज़ को ऊपर वाली चीज़ पूरी तरीके से कवर कर रही होती है। ओवर में उसमें दो कंडीशन और भी जुड़ती हैं, तो हायर पोजीशन प्लस कवरिंग, और देयर इज वन मोर थिंग, कवरिंग और मूवमेंट। ये है मेन डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। ये जो है कवरिंग का, ये है मेन डिफरेंस यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये अभी तो कवर कर रही है इस बॉटल को, आई कैन से इट्स ओवर द बॉटल, दिस डायरी, और या तो इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा हो, मूवमेंट जैसे बर्ड फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, उसमें मूवमेंट होता है, तो हम ओवर का यूज़ करते हैं। या तो इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा हो और या तो ये कवर कर रही है, तब ओवर होगा। पर ये अगर सिंपली किसी चीज़ के ऊपर है पर उसे पूरी तरह से कवर नहीं कर रही है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तब हम अबव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप समझो, इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर अगर यहाँ पे एक क्लॉक है, तो उस क्लॉक में क्या कोई मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो क्लॉक क्या इस डिजिटल बोर्ड को पूरी तरह से कवर कर रही है? नहीं कर रही है, पर वो हायर पोजीशन पे है, इससे ऊपर है वो, तो हम उस सेंस में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल देके कि द क्लॉक इज अबव द डिजिटल बोर्ड। ठीक है, उसमें मूवमेंट नहीं है, वो कवर नहीं कर रही है पूरी तरीके से, पर वो ऊपर हायर पोजीशन पे है, तो हम बोल सकते हैं द क्लॉक इज अबव द डिजिटल बोर्ड। अब यहाँ पे वो हायर पोजीशन पे तो है, पर उसमें मूवमेंट हो रहा हो या वो नीचे वाली चीज़ को पूरी तरीके से कवर कर रही हो। इमेजिन करो, जब आप रात को सोने जाते हो, आप ब्लैंकेट लेते हो ऐसे, तो वो आपके ऊपर है और वो आपको पूरी तरीके से कवर कर रहा है, तब हम वहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे द ब्लैंकेट इज अबव मी, द ब्लैंकेट इज ओवर मी। ओके, तो यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं द ब्लैंकेट इज ओवर
मी, क्योंकि वो कवर कर रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। और जब मूवमेंट हो रहा हो, जैसे द बर्ड फ्लू और द एरोप्लेन फ्लू ओवर द सिटी, तो वो उसमें मूवमेंट हो रहा होता है। ओवर द सिटी, ठीक है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं द बर्ड फ्लू ओवर द सिटी। तो यहाँ पे हायर पोजीशन, यहाँ पे भी हायर पोजीशन, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट या वो चीज़ कवर कर रही है नीचे वाली चीज़ को पूरी तरीके से, यहाँ पे बस हायर पोजीशन। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट बिलो और अंडर। देखो, अगर आप ओवर और अबव समझ गए हो, आप इसे भी इजीली समझ जाओगे, क्योंकि ये सेम ही कहानी है, बस उसमें ऊपर हायर पोजीशन की बात होती है, इसमें लोअर पोजीशन की बात होती है। बाकी इसमें भी सेम ही चीज़ है जैसे उसमें है। जैसे ये भी एक लोअर पोजीशन के लिए यूज़ हुआ है, और अंडर भी एक लोअर पोजीशन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। पर अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये लोअर पोजीशन के लिए ही है, पर इसमें क्या होता है, इसमें भी जो चीज होती है वो नीचे कवर हो रही होती है, कवरिंग। पर इसमें बस वो लोअर पोजीशन की बात कर रहा है, कोई चीज नीचे है, डायरेक्टली लोअर पोजीशन है, और इसमें लोअर पोजीशन है और वो चीज़ कवर कर रही है। जैसे अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि कैट, देयर इज़ अ कैट, और वो सोफ़े के नीचे बैठी हुई है, तो वो सोफ़े के नीचे डायरेक्टली जो कवर हो रही है, सो द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, और कुछ भी बोल सकते हैं, सोफ़ा। तो वो डायरेक्टली कवर हो रही है, ठीक है, तो वो होता है अंडर। पर बिलो में क्या होता है, लोअर पोजीशन, समथिंग इज एट द बिलो लेवल, एट द बिलो लेवल। जैसे हम बोलते हैं द टेम्परेचर इज बिलो 90 डिग्री, तो वहाँ पे हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। या जिस तरीके से आपने अबव को समझा, अबव में हायर पोजीशन पर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर इसके नीचे कोई पिक्चर है, द पेंटिंग इज, आई कैन से द पेंटिंग इज बिलो द डिजिटल बोर्ड, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो कवर नहीं कर रही है पूरी तरीके से, पर वो बिलो है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर कोई क्लॉक के नीचे कोई पेंटिंग है, तो मैं वहाँ पे वो डायरेक्टली कवर नहीं कर रही हूँ उस तरीके से, जैसे यहाँ पे कैट कवर होगी, तो हम बोल सकते हैं द पिक्चर इज बिलो द क्लॉक। वो एट द लोअर लेवल है, एट द बिलो लेवल है, पर वो कवर नहीं हो रही है। द पिक्चर और कोई पेंटिंग, द पिक्चर इज बिलो द क्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं द पिक्चर इज बिलो द क्लॉक, वो लोअर लेवल पे है, पर वहाँ पे कोई कवर नहीं कर रही है डायरेक्टली, और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा उसमें। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। सिंस एंड फोर, दोनों का यूज़ टाइम के सेंस में होता है, और बहुत ही लोग मिस्टेक करते हैं। इन दोनों का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी करते हैं, सिंस और फोर का। और बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पे फोर यूज़ करना होता है, लोग सिंस यूज़ करते हैं, सिंस की जगह फोर यूज़ करते हैं। तो आखिर इनका राइट यूज़ है क्या? सिंस का यूज़ जो होता है बच्चों, वो यूज़ होता है फिक्स टाइम के लिए। किसके लिए होता है? फिक्स टाइम के लिए, या मैं आपको इस तरीके से रिमाइंड करा दूँ, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स टाइम के लिए होता है, पर इसका यूज़ हम बोल सकते हैं एक ड्यूरेशन बताने के लिए करते हैं हम, या अनफिक्स टाइम भी बोल सकते हैं। इसका ड्यूरेशन, अनफिक्स
टाइम बोल सकते हैं, ये फिक्स टाइम है। अब किस तरीके से हम बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ डायरेक्टली बोल रही हूँ 2016, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ मंडे, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ मार्च, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ मॉर्निंग, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ कोई भी टाइम 9 AM, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। पर फॉर का यूज़ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 4 years, मैं यहाँ बोल रही हूँ 5 months, मैं यहाँ बोल रही हूँ 10 hours। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है, ये ड्यूरेशन बता रहा है पर ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। तो उस तरीके से ये डिफरेंस है। अगर मैं बोलूँ कि मैं सुबह 9 बजे से पढ़ रही हूँ, तब मैं यहाँ पे सिंस का यूज़ करूँगी। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, और आई हैव बिन रीडिंग सिंस 9 o'clock। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, मुझे टाइम नहीं, ड्यूरेशन बताना, एग्जैक्ट टाइम नहीं, तब मैं बोल सकती हूँ, अगर मुझे बोलना है मैं 5 घंटे से पढ़ रही हूँ, तब ड्यूरेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी 4, दैट आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 5 hours और 4 hours, जितने भी घंटे से। और आई हैव बिन वर्किंग सिंस 9 o'clock, अगर मुझे टाइम बताना है कि अगर मैं सुबह 7 बजे से काम कर रही हूँ, तो आई हैव बिन वर्किंग सिंस 8 o'clock और 8 AM। और आई हैव बिन वर्किंग फॉर 8 hours और 5 hours और 6 hours। तो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिखूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 AM। तो मैं सुबह, यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट की बात, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, फिक्स टाइम की, पॉइंट ऑफ टाइम की, तो मैंने यहाँ पे बोला 8 AM। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 8 AM। पर अगर मुझे यहाँ पे बात करनी है कि मैं इतने घंटे से काम कर रही हूँ, तब मैं ये बोलूँगी आई हैव बीन वर्किंग फॉर 8 hours। ठीक है। और आप बोल सकते हो मैं इतने महीने से इंग्लिश सीख रही हूँ, मैं 2024 से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। सो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2024, और आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। तो ड्यूरेशन बताने के लिए ये यूज़ करेंगे फॉर, और फिक्स टाइम बताने के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, सिंस। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और अपनी आज की लास्ट, तो ये है नेक्स्ट इन और एट। तो इन और एट का यूज़ कहाँ करते हैं मैम, इन तो पहले भी आया था, इन और इनटू। अब यहाँ पे किस चीज़ के लिए इन और एट का क्या यूज़ है, तो एट का तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। एट का यूज़ हम करते हैं एग्जैक्ट टाइम और प्लेस के लिए। जब भी आप किसी एग्जैक्ट टाइम या प्लेस की बात करते हो, और इन जैसे हमने समझा था कोई चीज़ इनसाइड है, उसके लिए तो यूज़ होता ही है ये। और लोकेशन के सेंस में, कोई भी लोकेशन, जब हम किसी बड़े एरिया की बात करते हैं तो उस वे में हम यूज़ करते हैं। जबकि जो ये होता है, इसको हम स्मॉल एरिया के उसमें यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग अपना एड्रेस बताते हो, तो आप बोलते हो ना आई लिव, फिर जो एरिया का नाम होता है, फिर आप बताते हो अपनी सिटी। तो काफ़ी लोग गलत बोलते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं द्वारका में रहती हूँ और दिल्ली में, तो मैं ये बोलूँ आई लिव इन द्वारका, तो वो गलत होता है। हमें बोलना चाहिए आई लिव एट द्वारका इन दिल्ली, क्योंकि जो स्मॉल एरियाज़ होते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है और बिग एरियाज़ के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए, आई विल मीट यू एट 9 AM। 9 AM, तो कितने बजे मिलूंगी मैं, 9 बजे मिलूंगी।
और आप प्लेस की बात कर लो, लाइक राहुल लिव एट द्वारका, ठीक है। तो यहाँ पे होगा राहुल लिव्स एट द्वारका, ये प्रेजेंट टेंस का रूल होता है। राहुल लिव्स एट द्वारका, क्योंकि हम स्मॉल प्लेस की बात कर रहे हैं। और यहीं पे हमें किसी बड़े प्लेस की बात करनी है, जैसे मैं बोलूँ सिटी की बात कर रहे हो आप, बिग एरिया, आई लिव इन दिल्ली। अब मैं यहाँ पे आई लिव एट दिल्ली नहीं बोल सकती, वो स्मॉल एरियाज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आप पूरा सेंटेंस लिख रहे हो आई लिव एट द्वारका इन दिल्ली, तब हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये होता है डिफरेंस बिग एरिया और ये। तो होता है जैसे, तो यहाँ पे हम आई लिव इन दिल्ली कहते हैं क्योंकि ये बिग एरियाज़ के लिए यूज़ होता है और ये स्मॉल एरियाज़ के लिए। अगर मुझे पूरा सेंटेंस लिखना है जैसे आई लिव एट द्वारका इन दिल्ली, तो इस तरीके से द्वारका से पहले एट और दिल्ली से पहले इन। तो अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट पेयर पे, जो कि है टू और टूवर्ड्स। तो अब टू और टूवर्ड्स के बीच का क्या डिफरेंस है? तो टू जो होता है वो एक डेस्टिनेशन बताता है कि आई एम गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। ओके, ये क्या बताता है बच्चों? ये बताता है डेस्टिनेशन, कि हाँ आप कहीं जा रहे हो, आप अपनी डेस्टिनेशन बता रहे हो कि हाँ ये प्लेस है, यहाँ जा रहे हैं हम। और टूवर्ड्स जो है वो बताता है आपकी डायरेक्शन। तो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो कहीं, आपको रास्ते में कोई मिलता है और आप पूछते हो कहाँ जा रहे हो भाई, और वो बोलता है यार आई एम गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। तो और अगर वो बोले आई एम गोइंग टूवर्ड्स टेम्पल, आपको ये दो सेंटेंस मिले, किसी ने बोला आई एम गोइंग टू टेम्पल, पहले वाले पर्सन ने बोला आई एम गोइंग टू टेम्पल, फिर दूसरे वाले ने बोला आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल। तो आप क्या समझोगे कि वो भी टेम्पल जा रहा है, ये भी टेम्पल जा रहा है, पर उसने टू बोला, इसने टूवर्ड्स बोला, डिफरेंस क्या है? तो एक्चुअली जो टेम्पल जा रहा है वो पहला वाला ही जा रहा है, क्योंकि टू का यूज़ हम करते हैं डेस्टिनेशन। सो आई एम गोइंग टू टेम्पल मतलब वो टेम्पल ही जा रहा है, वो उसकी डेस्टिनेशन ही है। डायरेक्शन, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल मतलब की तरफ, एक ये भी हिंट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, की तरफ। डायरेक्शन के लिए ये यूज़ होता है कि आप उस तरफ जा रहे हैं, और ये है डेस्टिनेशन के लिए कि आप यहाँ पे डेस्टिनेशन बता रहे हैं। तो जब वो बोल रहे हैं ना आई एम गोइंग टू टेम्पल मतलब वो मंदिर ही जा रहा है, और अगर वो बोल रहा है आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल मतलब वो ये बोल रहा है कि मैं मंदिर की तरफ की ओर जा रहा हूँ, मतलब उसकी वो डेस्टिनेशन है पर वो उस तरफ जा रहा है, मे बी उसे कहीं और जाना है किसी और काम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा she is going to temple, ठीक है, तो वो मंदिर ही जा रही है। पर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ she is going towards, she is going towards temple, she is going to temple and she is going towards temple। तो इसका मतलब वो टेम्पल की तरफ जा रही है और इसका मतलब है वो टेम्पल ही जा रही है, ठीक है। तो ये होता है यूज़ डेस्टिनेशन के लिए और ये यूज़ होता है डायरेक्शन के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी ये 10 कन्फ्यूजिंग पेयर्स। आइए हम देखते हैं स्टार्टिंग से जो भी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। हमने यहाँ पे पहले हमने समझा नाउन और हमने समझा कि कैसे प्रेपोजिशन होती क्या है, नाउन और प्रोनाउन का बाकी वर्ड्स के साथ रिलेशन बताता है। फिर ऑन, ऑन टू, इन, इनटू, बिहाइंड, ओवर, अबव, बिलो, अंडर, सिंस, फॉर, इन, एट एंड टू टूवर्ड्स। तो मुझे आई होप कि आप लोगों को ये 10 कन्फ्यूजिंग पेयर्स को जिस तरीके से मैंने समझाना चाहा आपको समझ आया। और अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी आपको समझ आई ये 10 कंफ्यूजिंग पेयर्स। आप इनकी प्रैक्टिस करना और जो भी टॉपिक आपको अगली क्लास में चाहिए ग्रामर से रिलेटेड और स्पोकन से रिलेटेड आप मुझे बताना, वो मैं आपको हेल्प करूँगी।